नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस आ रही हैं। अभी फ़िलहाल हम आपको थोड़ी सी सोचा हमने कि थोड़ा स्मार्ट क्लासेस आपको दी जाएँ, क्योंकि आजकल स्टूडेंट वाइट बोर्ड पे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो हमने आपको इस समस्या के समाधान के लिए हमने अभी देखिए, स्मार्ट बोर्ड तो हमारे पास नहीं है, लेकिन स्मार्ट बोर्ड जैसा एक पेन टैब हमारे पास है जिसके माध्यम से आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आप सभी लोग हमारी क्लासों से जुड़ना ना भूलें। देखिए, कहते हैं कि शुरुआत एक छोटे से ही होती है। इंसान एक साथ ऊपर नहीं पहुंच जाता है, बल्कि एक एक सीढ़ी चढ़ करके ही ऊपर पहुंचता है। तो आज हम पेन टैब से क्लास करा रहे हैं। आने वाले समय में आपको हो सकता है स्मार्ट बोर्ड पर ही क्लास दें। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और क्लासों को देखते रहें। देखिए, पढ़ाई से संबंधित जो भी मटेरियल हम आपको दे रहे हैं उसके आप एक नोट्स बना लीजिए, बहुत बेहतर तरीके से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इससे बाहर आपको कुछ नहीं जाने का। मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तो ऑफलाइन अभी भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था यूपी पुलिस से पहले, तो मैंने स्टूडेंटों से कहा था कि आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेरे द्वारा जो कराया जा रहा है केवल आप उसी को पढ़ लीजिए। लेकिन स्टूडेंटों ने मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया और उनका फिर नुकसान हुआ था वहाँ पे। लेकिन चलो, पेपर कैंसिल हो गया। एक ये भी बढ़िया बात थी कि आप लोगों का पेपर कैंसिल हो गया, क्योंकि जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ था उसी प्रकार से पेपर कैंसिल भी हो गया है, ठीक है। तो चलिए, द्वारा योगी सरकार के द्वारा से एग्ज़ाम ये करवाया जाएगा। तो माननीय श्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया था पेपर कैंसिल होने के बाद कि जल्दी ही एग्ज़ाम अब आपका करा दिया जाएगा। तो आप सभी लोग तैयारी करना ना भूलें और आप सभी लोग जुड़े रहें हमारी क्लासों के साथ भी। हरीश क्लासेस बुलंदशहर जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए बेहतर तैयारी के लिए, बेहतर प्लेटफॉर्म आपके लिए, एक अच्छे तरीके से आपको तैयारी कराई जा रही है यहाँ पर। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ना ना भूलें और क्लास को करते रहें। चलिए, तो आज हम बात करेंगे इस क्लास में भारत के हाथी संरक्षण परियोजना को लेकर के, और इससे संबंधित परियोजना, इसका प्रारंभ कब किया गया था इस परियोजना को, और ये क्यों इस परियोजना को शुरू किया गया था। चलिए, देखिए 1992 की बात है। वर्ष 1992 में जंगली एशियाई हाथी, जो हमारे भारत में हाथी पाए जाते हैं जिन्हें जंगली एशियाई हाथी कहते हैं, तो जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिए राज्य सरकार द्वारा जीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए इसे प्रारंभ किया गया। किसके लिए प्रारंभ किया गया था? तो शुरुआत कब हुई थी इसकी? वर्ष 1992, यानी वर्ष 1992 में, ठीक है। जो जंगली हाथी हैं, जंगली एशियाई हाथी जो होते हैं, जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिए राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव प्रबंधन, क्या किया गया था? वन्य जीव प्रबंधन, ठीक है। हाथी के लिए वन्य जीव प्रबंधन, ठीक है। हाथी वन्य जीव प्रबंधन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु यह प्रारंभ किया गया था। मुख्यतः यह कितने राज्यों में है? यह मुख्यतः आज वर्तमान भारत के, यानी वर्तमान में यह परियोजना भारत के 16 कितने भारत के 16, ठीक है, भारत के 16 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या हम कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में यह परियोजना आज भी लागू है, ठीक है। हाथी कीस्टोन प्रजाति का है। हाथी के दांत की श्वेत पदार्थ जो होता है, श्वेत पदार्थ वाले भाग को आइवरी कहा जाता है। आपने हाथी देखे होंगे और हाथियों के आगे आपने देखा होगा कि जो दांत होते हैं उसके सफ़ेद दांत होते हैं, लंबे दांत होते हैं। उसका जो
सफ़ेद पदार्थ होता है उसे आइवरी कहा जाता है। इस भाग से विभिन्न प्रकार के सुंदर व कीमती सामान तथा खिलौने बनाए जाते हैं। अब होता क्या था कि जब इन हाथियों के दांतों की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी और ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा की जाती थी इन हाथियों के दांतों की, और इस कारण इन हाथियों का हाथी दांत के कारण ही इन दांतों की उपलब्धता के लिए जो शिकारी होते थे उनको अवैध तरीके से इनका शिकार करते थे। इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए, इनको संरक्षण देने के लिए, हाथियों को संरक्षण देने के लिए वर्ष 1992 में इस परियोजना को प्रारंभ किया गया। ठीक है, यह वर्तमान में 16 राज्यों में शुरू की गई है। 1992 में जंगली एशियाई हाथियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा की गई एक पहल थी ये, और इसके माध्यम से यहाँ पर, ठीक है, ये योजना चलाई गई थी। इसके बारे में बात करें, हाथी दांतों के श्वेत पदार्थ वाले भाग को आइवरी कहा जाता है। इस भाग से अनेक कीमती पदार्थ, सामान जैसे खिलौने, आभूषण, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसके लोभ में आकर के शिकारी इनका अवैध रूप से शिकार करते थे। हाथियों के प्राकृतिक आवास स्थलों में उनका दीर्घकालीन जीवन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी रखने वाले राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1992 में, ठीक है, गजमते, ठीक है, किसके नाम से? गजमते। तो एक परियोजना शुभारंभ की गई थी, उस परियोजना का नाम है गजमते। कौन सा परियोजना है? परियोजना। तो ये जो परियोजना है, ठीक है, तो यहाँ पर एक परियोजना प्रारंभ की गई थी, इसका नाम था गजमते। तो गजमते नाम से, किसके नाम से? गजमते। गज मीन्स हाथी होता है, तो गजमते जो था एक परियोजना का नाम है। गजमते नाम से हाथी संरक्षण परियोजना चलाई गई थी। गजमते हाथी संरक्षण परियोजना चलाई गई। हाथी संरक्षण परियोजना चलाई गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत जो ये परियोजना चलाई गई थी गजमते, इस परियोजना के अंतर्गत 32 हाथी संरक्षण क्षेत्र घोषित किए गए थे। कितने? 32 हाथी संरक्षण क्षेत्र घोषित किए गए। ठीक है, मैंने क्षेत्र पर 2 1 चढ़ा दी, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, 32 हाथी संरक्षण क्षेत्र घोषित किए गए थे। कितने? 32 हाथी संरक्षण क्षेत्र घोषित किए गए इसके अंतर्गत। ठीक है, जो ये परियोजना चलाई गई थी इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत 32 हाथी संरक्षण क्षेत्र घोषित किए गए, जो लगभग 70,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में? 70,000, यानी अगर हम बात करें तो 70,000 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितना है? जो ये 32 हाथी संरक्षण परियोजनाएं हैं, इनके क्षेत्रफल की बात करें तो इनका क्षेत्रफल है मेरे भाई कुल मिलाकर के 70,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। यह केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसको कब किया गया था? यानी केंद्रीय मंत्रालय। ये किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो देखिए, जो परियोजना है जो अंतर्गत कार्य करती है, ये केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय वन मंत्रालय, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2010 को, कब? मंत्रालय ने 22 अक्टूबर, ठीक है, मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2010 को भारत में हाथियों के भविष्य को सुनिश्चित रखने के लिए, इसके प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विरासत पशु यानी हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। तो हमारा विरासत पशु कौन सा है? तो मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2010 को हाथी को भारत का राष्ट्रीय
विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। ठीक है, घोषित किया। तो हमारा जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो हाथी है, याद रखना इस चीज़ को लेकर के। और इसको केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2010 को इसको घोषित किया गया था। क्यों घोषित किया गया था? क्योंकि अभी मैंने बताया इसके बारे में कि हाथियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए और इसके प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए इसको हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में घोषित किया गया था। हाथी संरक्षण प्राधिकरण के गठन की दिशा में भी कुछ प्रयास किए गए थे। जो हाथी संरक्षण प्राधिकरण है, इसमें भारत में एशिया के 60% हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत भारत में एशिया के, ठीक है, भारत में एशिया के 60% हाथी पाए जाते हैं। हाथी पाए जाते हैं। यानी अगर हम एशिया की बात करें तो देखिए 7 महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में जो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसमें से संपूर्ण एशिया की बात करें तो भारत में 60% हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, हाथी पाए जाते हैं। लगभग अगर हम बात करें तो कितना है, संख्या की बात करें तो लगभग यह संख्या लगभग 27,312 के आसपास है। लगभग कितनी है? 27,312 लगभग हाथी इतने पाए जाते हैं संपूर्ण भारत में। संपूर्ण भारत में जो हाथी पाए जाते हैं वो 27,312 हाथी पाए जाते हैं। भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान हाथी मेरे साथी, ठीक है, इसके लिए हाथियों के संरक्षण को लेकर के एक अभियान चलाया गया है। ठीक है, अभियान का नाम क्या है? उस अभियान का नाम है हाथी मेरे साथी। एक मूवी भी आई थी, आपने देखी होगी। अभियान है हाथी मेरे साथी, हाथी मेरे साथी। इस अभियान को चलाया गया था। तो राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान हाथी मेरे साथी की शुरुआत की गई थी। राजस्थान के जयपुर के आमेर में केंद्र व राज्य सरकार की सहायता से एशिया का तीसरा तथा भारत का पहला एलिफेंट विलेज बनाया गया। ठीक है, तो हाथियों के संरक्षण को सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए, ठीक है, हाथियों के संरक्षण को सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए राजस्थान के जयपुर से, कहाँ से? राजस्थान के जयपुर। तो राजस्थान के जयपुर से, राजस्थान के जयपुर, तो राजस्थान के जयपुर के आमेर, एक जयपुर में भी एक जगह है आमेर। आमेर आपने सुना होगा, आमेर। ठीक है, आमेर। तो आमेर जिसे आज कुंडा गांव के नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं? कुंडा गांव। तो आमेर यानी कुंडा गांव। ठीक है, तो जयपुर के आमेर के कुंडा गांव में केंद्र व राज्य सरकार, कुंडा गांव में केंद्र व राज्य सरकार की सहायता से, सरकार की सहायता से एशिया का तीसरा तथा भारत का पहला एलिफेंट विलेज यानी हाथी गांव, पहला हाथी गांव बनाया गया है। याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपसे केवल आसान क्वेश्चनों को ही पूछे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी यहाँ से पूछ लेगा। तो भारत का पहला हाथी गांव कब बनाया गया था? एलिफेंट विलेज इसे कहते हैं। राजस्थान के जयपुर के आमेर में केंद्र व राज्य सरकार की सहायता से एशिया का तीसरा जबकि भारत का पहला हाथी गांव बनाया गया है।
भारत में पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कोट्टूर यानी केरल में बनाया गया है, इसको भी ध्यान रख लेना। तो हाथियों के संरक्षण को लेकर के और हाथियों के पुनर्वास को लेकर के कोट्टूर यानी केरल में बनाया गया था पहला पुनर्वास केंद्र। तो भारत का पहला, ठीक है, इसको देख लेना, भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कोट्टूर, कहाँ, कोट्टूर, जो वर्तमान केरल में पड़ता है, कहाँ, केरल में बनाया गया। ठीक है, वर्तमान केरल में इसको बनाया गया था। यानी अगर अब बात करें आपसे कि भारत का पहला पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया था हाथियों को लेकर के, तो भारत का पहला पुनर्वास केंद्र केरल में बनाया गया था। और केरल का जो जगह का नाम है उस जगह को हम कोट्टूर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? उसे हम कोट्टूर के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, ये कोट्टूर है भैया, क्या है? कोट्टूर। तो चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो आगे देखिए, ठीक है, आगे, ठीक है, आगे हम बात करें तो देखिए यहाँ पर वर्ष 2021 में ओडिशा के अथागढ़, ठीक है, कहाँ? ओडिशा के। तो 2021 में हाल ही में 2021 में, ठीक है, ओडिशा, ये सब हाथियों से जुड़ी हुई हैं। ओडिशा के अथागढ़, ओडिशा के अथागढ़ वन प्रभाग ने, अथागढ़ वन प्रभाग ने मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए, मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए जंगली हाथियों हेतु खाद्य भंडार को समृद्ध करने के लिए विभिन्न आरक्षित वन क्षेत्रों में अंदर सीड बम का प्रयोग किया। ठीक है, ये एक अंदर सीड बम जो है इसको प्रारंभ किया गया था। ये इसका उद्देश्य ये था कि जो मानव और हाथियों के मध्य संघर्ष चला आ रहा है, इस संघर्ष को रोकने के लिए एक बम का प्रयोग किया गया था आरक्षित वन क्षेत्रों में। यानी जो आरक्षित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जिसका इस्तेमाल किया गया था उसका नाम है सीड बम। क्या नाम है? सीड बम, सीड बम। ठीक है, क्या नाम है? सीड बम। तो सीड बम का प्रयोग किया गया था, यहाँ पे सीड बम का प्रारंभ किया गया था, सीड बम। ठीक है, सीड बम। तो सीड बम का प्रयोग प्रारंभ किया गया था। ठीक है, देखिए इससे जुड़ी हुई, हाथियों से जुड़ी हुई एक परियोजना और है जिसे प्रोजेक्ट रीहब कहते हैं। आइए जानते हैं प्रोजेक्ट रीहब होता क्या है। चलिए आइए प्रोजेक्ट रीहब देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट रीहब क्या होता है। प्रोजेक्ट रीहब, प्रोजेक्ट रीहब, प्रोजेक्ट रीहब क्या है? ठीक है, प्रोजेक्ट रीहब क्या है, इसका प्रारंभ कब किया गया था, कहाँ से किया गया था, उद्देश्य क्या है इसका, आइए जानते हैं। देखिए हुआ क्या, मार्च 2021 में कर्नाटक सरकार के द्वारा मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं में कभी कमी लाने के लिए उद्देश्य से पायलट परियोजना के रूप में प्रोजेक्ट रीहब परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, ये जो मानव हाथी संघर्ष जो चल रहा था ओडिशा में, इसको अथागढ़ में रोकने के लिए सीड बम का इस्तेमाल किया गया था। अब इसी से संबंधित जो प्रोजेक्ट, यानी जो हाथी और मानव इन दोनों के मध्य जो संघर्ष चल रहा था, इस संघर्ष को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार ने मार्च 2021 में प्रारंभ कब किया गया था, इसको प्रारंभ किया गया था मार्च 2021 में। कब? मार्च 2021 में। तो मार्च 2021 में इसको प्रारंभ किया गया था।
राज्य की बात करें कहाँ से, तो राज्य क्या, राज्य है भैया वर्तमान कर्नाटक। तो प्रोजेक्ट रीहब जो हाथियों से संबंधित है, उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य देख लेते हैं हम। उद्देश्य था इसका मानव हाथी संघर्ष को रोकना, मानव हाथी संघर्ष को रोकना। ठीक है, मानव हाथी संघर्ष को रोकने के उद्देश्य से पायलट परियोजना के रूप में, किसके रूप में, यानी इसको कब शुरू किया गया था, किसके रूप में, यानी पायलट परियोजना के रूप में प्रोजेक्ट रीहब परियोजना को शुरू किया गया था। किसको, प्रोजेक्ट रीहब परियोजना को प्रारंभ किया गया था। यह मानव बस्तियों में हाथियों के हमले को विफल करने के लिए मधुमक्खियों द्वारा निर्मित एक बाड़ बनाने का कार्यक्रम है। किसके द्वारा, अब इसमें ये कार्य कैसे करेगा, ये कार्य करेगा इसमें, ये कार्य जो करेगा वो कार्य करेगा इस प्रकार से। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई जंगली हाथी मानव बस्तियों पर हमला करने के लिए आएंगे, तो वहाँ पर मधुमक्खियों द्वारा एक निर्मित बाढ़, जैसे पानी के द्वारा बाढ़ आती है, इसी तरीके से यहाँ पर मधुमक्खियों को छोड़ा जाएगा। मधुमक्खियों को जब छोड़ा जाएगा तो मधुमक्खी होगी क्या, मधुमक्खियाँ उधर जाएंगी, जिससे हाथी उनको देख करके पीछे हट जाएंगे और मानव बस्तियों पर हमला नहीं करेंगे। तो इसको प्रयोग कैसे करेंगे, मधुमक्खियों के बम के द्वारा। ठीक है, तो इसको आप प्रयोग कैसे करेंगे, इसमें क्या होगा कि जब हाथी, ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जब हाथी मानव बस्तियों पर हमला करेंगे तब उनको विफल करने के लिए मधुमक्खियों द्वारा निर्मित एक बाड़ बनाने का कार्यक्रम किया जाएगा, द्वारा निर्मित एक बाड़ बनाने का कार्यक्रम किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा, ये याद रखना इसमें। यह परियोजना खादी और ग्रामोद्योग यानी KVIC की एक पहल है, जो राष्ट्रीय शहद मिशन का एक उपमिशन माना जाता है। ठीक है, कौन सी वाली, ये जो हाथी मधुमक्खियों द्वारा एक बाड़ परियोजना जो है, यानी इसमें क्या होगा, इसमें विफल हो जाएगा ये, और जो हाथी जंगली हाथी हैं जो मानव बस्तियों पर हमला करने के लिए आएंगे, वो मानवों पर हमला नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखना। वर्तमान में इनकी संख्या मैंने बताई थी कितनी है, इनकी संख्या 32 है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ स्थित हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ। आइए देखिए, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे भारत का प्रथम हाथी रिजर्व है, इसका नाम है सिंहभूम। क्या नाम है इसका, सिंहभूम। सिंहभूम कहाँ पड़ता है, ये झारखंड, ये सर वर्तमान झारखंड में पड़ता है। तो झारखंड का जो सिंहभूम है, ये भारत का पहला हाथी रिजर्व है। हाथी रिजर्व पहला कौन सा है, एक पड़ता है आपके शिवालिक कहाँ पड़ता है, तो शिवालिक की बात करें, ये वर्तमान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है शिवालिक। ठीक है, लेकिन इसका जो हिस्सा आता है वो अधिकतर हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में ही आता है, तो ये आप उत्तर प्रदेश में गिनेंगे। इसके बाद सर उत्तर प्रदेश में एक और, एक शिवालिक में है, एक उत्तर प्रदेश में एक और है। देखो ये रहा, इसका बाघ आरक्षित ये हाथी रिजर्व है, तो एक ये रहा यहाँ पे। लेकिन भारत का पहला जो है उसका नाम है, झारखंड में स्थित है, सिंहभूम। ठीक है, इसके बाद एक आता है सर झारखंड के बराबर में मयूर झरना। कौन सा है ये, मयूर झरना है सर, यहाँ पे ये मयूर झरना है।
ठीक है। इसके बाद इसी के बराबर में एक नीचे आता है, इसका नाम है मयूरभंज। क्या नाम है? मयूरभंज। इसके बाद है सर यहाँ पर है बैतरणी। कौन सा है? बैतरणी है। ये बैतरणी है, ये वाला बैतरणी, ये उड़ीसा में पड़ता है। बैतरणी के बाद एक है महानदी, ये भी उड़ीसा में है महानदी। और महानदी के बाद जो एक आता है सर दक्षिण उड़ीसा। दक्षिण उड़ीसा में एक और है, दक्षिण उड़ीसा नाम से रहा। उड़ीसा के दक्षिण में एक है सर संबलपुर। तो उड़ीसा में कितने हैं? उड़ीसा में कुल मिलाकर के 5, कितने हैं? 5। तो उड़ीसा में 5 हैं। इसके साथ साथ एक पड़ता है सर आपके उड़ीसा में, एक और पड़ता है जिसका नाम है, ठीक है, जिसका नाम है बादलखोल। बादलखोल एक और उड़ीसा में पड़ता है। देखो ये रहा, एक और है बादलखोल, और ये भी उड़ीसा में पड़ता है बादलखोल। और ये कुल मिलाकर के 6 हो गए उड़ीसा में। आइए कर्नाटक में देख लेते हैं, कर्नाटक में कौन कौन से हैं और आंध्र प्रदेश में कौन कौन से। देखिए ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में नाम क्या है इसका? रॉयल, ठीक है। इसके बाद कर्नाटक में देख लेते हैं। कर्नाटक में एक है मैसूर, ये रहा मैसूर कर्नाटक में, ठीक है, जो कहाँ लगा हुआ है? तमिलनाडु और आपके कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर नीचे देखेंगे सर, ये आपके देखिए सीमावर्ती क्षेत्रों पर स्थित हैं आपके, जैसे आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक है आपके नीलगिरी, ये नीलगिरी है, ठीक है। नीलगिरी के बाद ये जो है आपके ये कोयम्बटूर है। फिर ये अन्नामलाई है। अन्नामलाई के बाद श्री विल्लीपुथूर। उसके बाद सर पेरियार। पेरियार एशियाई हाथियों के लिए जाना जाता है। तो हाथियों का, ठीक है, हाथियों के लिए, ठीक है, हाथियों के लिए जाना जाता है, ठीक है। पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है केरल में, ये जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल में ठीक है मानस हो गया, ये एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार से एशियाई हाथियों के लिए जाना जाने वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है? आपके पेरियार। पेरियार एक नदी भी है जो केरल से ही प्रवाहित होती है दक्षिण भारत में, ठीक है। उसके बाद देखिए अनाईमुड़ी, ये भी केरल में है अनाईमुड़ी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। और नीलम्बुर, ठीक है, नीलाम्बुर, ठीक है, नीलाम्बुर ये भी केरल में है। और बायकनाड, बायकनाड से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, बायकनाड यहाँ पर केरल में ये भी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें सर इधर वाले क्षेत्र में, तो पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में कौन कौन से हैं? तो पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में देखिए पूर्वी द्वार्स। पूर्वी द्वार्स आपके पड़ता है कहाँ? सर पूर्वी द्वार्स पड़ता है आपके, ये जो क्षेत्र है ये आपके कौन से उसमें पड़ता है? ये आपके ये पड़ता है आपके सर पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। तो पश्चिम बंगाल में कौन सा है? पूर्वी द्वार्स पश्चिम बंगाल में है। इसके साथ साथ सर यहाँ पे है सर ये भी चिरांग रिपू। चिरांग रिपू खासी हिल्स में है। चिरांग रिपू, ये रहा चिरांग रिपू, खासी हिल्स में है चिरांग रिपू, ठीक है, याद रखना इसको चिरांग रिपू। इसके साथ यहाँ पे है कामेंग। कामेंग आप देख सकते हैं कामेंग कहाँ स्थित है? ये सब असम वाले क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। धनसिरी ये रहा, धनसिरी सुडोंग है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये है सर सोनितपुर, ये सोनितपुर है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, काजीरंगा है, काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। दिहांग पटकाई है, ठीक है। इसके साथ साथ इराटुकी है, इटांकी है, जो आपके मैंने कहा था ना इटांकी राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए जाना जाता है। और ये कहाँ है? नागालैंड में, ठीक है। नाग देख लिया, नौटंकी करी, इटांकी, ठीक है। और खासी हिल्स मैंने यहाँ पे कर दिया। एक है सर गारो हिल्स, ये कहाँ है? गारो हिल्स। गारो हिल्स ये आप देख सकते हैं गारो हिल्स। और ये कहाँ पर है? ये आपके असम यानी मेघालय वाले क्षेत्र में गारो खासी जयंतियाँ, ठीक है। चलिए ये यहाँ पर स्थित हैं। अब आगे देखिए हाथियों का अस्पताल। हाथियों का अस्पताल कहाँ खोला गया था? तो देखिए 16 नवंबर, कब? 16 नवंबर 2018। तो 16 नवंबर 2018 को, ठीक है, 16 नवंबर 2018 को हुआ क्या कि 16 नवंबर 2018 को हाथियों के लिए भारत में अपनी तरह का एक पहला विशेष अस्पताल खोला गया। अपनी मतलब जिस प्रकार से इंसानों का एक अस्पताल होता है उसी प्रकार से हाथियों का भी एक अस्पताल यहाँ पर खोला गया। और ये कहाँ खोला गया? प्रारंभ में सर्वप्रथम ये अस्पताल खोला गया था उत्तर प्रदेश के मथुरा में, मथुरा ज़िले में। और मथुरा ज़िले का एक गांव है जिसका नाम है चुरमुरा। तो मथुरा ज़िले का एक गांव है चुरमुरा चुरमुरा। तो चुरमुरा के फरा ब्लॉक में खोला गया है, चुरमुरा के फरा ब्लॉक में, ठीक है, चुरमुरा के फरा ब्लॉक में इसको खोला गया है। ये आपके जंगली हाथियों के लिए एक अस्पताल, ठीक है। उसके बाद हाथी गलियारा। हाथी गलियारा क्या होता है? देखिए आइए जानते हैं हाथी गलियारा के बारे में। तो हाथी गलियारा भूमि की एक संकीर्ण पट्टी होती है जो हाथियों के 2 बड़े आवासों को जोड़ती है।
ये गलियारे हाथियों का स्वतंत्र व सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करते हैं तथा मानव पशु संघर्ष की घटनाओं में भी कमी करते हैं। तो गलियारा आप समझ सकते हैं, गलियारा का मतलब होता है एक रास्ता। तो हाथियों के आने जाने के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि दो हाथी रिजर्वों को जोड़ने के लिए जो एक रास्ता होता है, इसी को हाथी गलियारा के नाम से जानते हैं। क्योंकि हाथियों के आवागमन के लिए होता है, इसलिए इसे हाथी गलियारा कहते हैं। और इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ से हाथी आते जाते हैं, जिससे मानव वहाँ पर ज़्यादा ना जाएं, जिससे हाथी और मानव के बीच में जो संघर्ष चलता है उसकी रोकथाम पर और रोक लगाई जा सके। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में हमने ये देखा, हमने भारत के प्रमुख हाथी उद्यानों के बारे में, हाथी रिजर्व के बारे में। आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आपसे। ठीक है, फिर से एक नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी के लिए। जय हिंद और जय भारत। नमस्ते।